गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 14 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं। अब तक हम लोग देख रहे थे कि ना केंद्र राज्य के बीच में जो यहाँ पे विवाद देखने को मिल रहा था वो भाषा को लेकर और परिसीमन को लेकर था। अब एक नया मामला देखने को मिल रहा है, जो रुपया का सिंबल है ना ये वाला, इसको लेकर देखने को मिल रहा है। तो जब भी भारत, माफ कीजिएगा, केंद्र और यहाँ पे राज्य के बीच में विवाद होगा ना, तो बोलेगा कि हाल के विवाद का जो मुद्दा है उसके बारे में लिखिए। तो आप भाषा परिसीमन आयोग और यहाँ पे जो सिंबल है रुपये का उसको लेकर यहाँ पे लिखिएगा। ये जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना, इन्होंने अपने बजट में जो है यहाँ का जो रुपये का सिंबल है ना उसको तमिल में यहाँ पे प्रकाशित किया। ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो विपक्ष की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पे विपक्ष में जो भूमिका थे, उन्होंने कहा कि इस तरह का नियम तो हमारे जो है नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि फिर तो आप बताइए कि ये जो हमने किया है, क्या वो ऐसा करना गलत है? तो ये भी दिखाइए हमको कहाँ पे लिखा हुआ कि जो हमने किया वो गलत है। ठीक है। तो रुबाई जो शब्द देख रहे हैं आप ना, ये रुबाई जो है ना, तमिल में रुपया को रुबाई बोलते हैं। ठीक, चलिए ये चीज याद रखिएगा। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये है रूस के राष्ट्रपति, है ना, क्या नाम इनका? इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने कहा अमेरिका के प्रस्ताव को कि हम जो है ना यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेकिन कुछ शर्त है हमारे। पहला शर्त क्या है और दूसरा शर्त क्या है? पहले जो विवाद का जो मूल कारण है, ये मूल कारण मतलब समझ रहे हैं ना, वो नाटो वाला। क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो का मेंबर बन जाए, और ये चीज रूस कभी नहीं होने देगा। इसी कारण तो युद्ध यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा क्या है यहाँ पे, जो रूस का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे यूक्रेनी जो हमला हुआ है, तो उस पर रोक लगे। तीसरा क्या है कि जो 30 दिन का जो टाइम मिलेगा, मान लीजिए यहाँ पे जो संघर्ष विराम रुकेगा, वो 30 दिन में आप अपने जो है क्षमता को ना बढ़ाएं या आप हथियार वगैरह ना खरीदें। ठीक है। क्योंकि जिस तरह का हरकत हो रहा है, मुझे लगता है कि विवाद फिर बढ़ जाएगा। तो अगर ये सब शर्त को मानने के लिए तैयार है यूक्रेन, तो हम शांति समझौता करने के लिए, संघर्ष विराम करने के लिए तैयार हैं। एक याद रखिएगा, रूस का जो कुर्स्क जो क्षेत्र है ना, बोलेगा कि खबरों में रहा कुर्स्क जो क्षेत्र है वो किस देश से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन पता है क्या रहेगा? यूक्रेन। लेकिन जवाब क्या होगा इसका? रसिया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक तरफ जगह का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका देश का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन कौन सा मैचिंग है, कौन कौन सा नहीं है। तो कुर्स्क जो है रूस का क्षेत्र है, आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, अंतरिक्ष में भारत का जो प्रदर्शन है ना, काफी सराहनीय है। भारत जो है ना अपनी तकनीकी संप्रभुता को जो है ना यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अभी आपने देखा स्पेस जो है, स्पेस डेक्स जो मिशन है वो क्या है? तो जो उपग्रह को जोड़ने की जो प्रक्रिया, उसको बोलते हैं डॉक। क्या बोलते हैं उसको? डॉक बोलते हैं। और उपग्रह को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको डी डॉक बोलते हैं। क्लियर है? डी डॉक बोलते हैं। देखिए, डॉकिंग मतलब क्या हो गया? अंतरिक्ष में दो स्पेस को, मतलब दो उपग्रह को जोड़ना डॉकिंग कहलाता है। और उसी दो उपग्रह को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? डी डॉकिंग या अनडॉकिंग। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसका यूज कहाँ होगा? मान लीजिए जो तकनीक हमने हासिल किया है उसका यूज कहाँ पे होगा? मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बता दें यहाँ पे, एक तो अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापना को लेकर, चंद्रमा की खोज को लेकर, और भविष्य में जो हमारा जो है मिशन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान योजना मिशन, उसको यहाँ पे प्रासंगिकता के लिए। ठीक है। ये देखिए, अनडॉकिंग हो गया, डॉकिंग हो गया, स्पेस डॉक्स हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा, पीटी और मेंस में पूछ सकता है। इस आर्टिकल में हमने देखा, ये दिल्ली का न्यूज है, लेकिन वहां पर देखा गया कि जो लाभुक है अ, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लाभुक है ना, उनको जो है चीनी नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो दिल्ली गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है, जो लाभुक होते हैं अंत्योदय अन्न योजना के तहत, तो 35 किलो अनाज तो उनको मिलता है हर महीना। ठीक है। साथ में 1 केजी चीनी भी मिलता है। तो वो चीज नहीं मिल पा रहा था, इस कारण से यहाँ पे देखने को मिला न्यूज। क्वेश्चन पूछेगा कि फूड सिक्योरिटी के लिए सरकार ने, या गरीबी के निवारण के लिए सरकार ने, या भुखमरी के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाया, तो आप उसमें अंत्योदय अन्न योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके तहत जो लाभुक होते हैं उसको 35 केजी अनाज मिलता है, क्योंकि कोविड-19 में ना इस तरह का स्कीम काफी लाभदायक हुआ था। अब आते हैं यहाँ पे, अभी क्या हो गया कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली की है ना, वो गई थी आश्रय गृह, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। ठीक है। वहां पे गई, वहां का हालचाल देखा, वहां पे बच्चों की यहाँ पे तकलीफें को जाना, क्या प्रॉब्लम है उनके बारे में जाना, होली मनाया। ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ विपक्ष वाला क्या बोलता है कि इन्होंने जो है ना
जो बच्चों के जो अधिकार होते हैं गोपनीयता का, उसका उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि वहां पर जाके और फिर वो नामों को उजागर करेगी, उन बच्चों की जो प्राइवेसी है उसको नुकसान पहुंचेगा। इस तरह के मैटर देखने को मिला। कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन-कौन से सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। तो आप वहाँ पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में चर्चा करेंगे पहला। दूसरा क्या हो गया? जेजेए के बारे में आप बात कीजिएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बात कीजिएगा। फिर है पॉक्सो, पॉक्सो, ठीक है? पॉक्सो के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो ये 3 कदम है जो बच्चों के हित के लिए, और आर्टिकल 24 जो हमारे संविधान में है कि आप बच्चे के साथ आप बेगारी नहीं करवाओगे, उसको जो है कारखाना में आप उसको काम नहीं करवाओगे, ठीक है? चाइल्ड लेबर नहीं करवाओगे। तो इस तरह चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, अब जो है क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है काफ़ी अत्याधुनिक टाइप में पूछ रहा है अब। क्लियर है? तो आपको हर चीज़ को नॉलेज रखना होगा। ये कोटेशन है आपके लिए, मैंने यहाँ पर रखा है। इसमें आपका जो इकोनॉमी वाला हो गया, चाहे पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो गया, पॉलिटिक्स से जुड़ा हो गया, उसके बारे में मैंने यहाँ पे एक पेज में सारा कलेक्ट करके दे दिया है, ताकि आप चीज़ों को बार-बार देखेंगे, याद रहेगा और अपने आंसर राइटिंग में आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। तो लोकतंत्र को लेकर यहाँ पर न्यूज़ आया। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा ना, मामला क्या है कि जो हमारा मीडिया है, वो हमारे लोकतंत्र का 4th पिलर कहा जाता है, ठीक है? उनका काम क्या होता है? जो हमारे देश में जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम जो छोर पे जो नागरिक रह रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाना, ठीक है? ये काम कौन करता है? मीडिया करता है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन अभी उनके सामने क्या-क्या चैलेंजेस है? जो सत्ता में पार्टी होती है और उनके खिलाफ या उनके कार्यवाही में जो सवाल उठाते हैं, तो इनसे क्या हो जाता है कि इनके पार्टी वाले लोग जो है उनको धमकियाँ देने लगते हैं, मर्डर करने का यहाँ पे धमकियाँ मिलने लगता है। तो इस तरह की चुनौती देखने को मिलता है, खास करके महिलाओं में। जो महिलाएँ रिपोर्टिंग करती हैं ना, उनके सामने चैलेंज दुगना हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर करेगा, हमारे संघीय ढांचा को नुकसान पहुँचाएगा, हमारे लोकतंत्र का जो 4th पिलर है, उसको यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा। आर्टिकल 19 में जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो बारे में बात किया गया है, ठीक है? उसको हमें नुकसान पहुँचाएगा। तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ का, हाँ, भारत और मॉरिशस के बीच में जो संबंध है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने टर्म जो लिखा है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा बार-बार, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा, तो भारत और जो अन्य देश होता है ना, इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत होता है। जैसे कि मॉरिशस को लेकर देख लीजिए, श्रीलंका को लेकर देख लीजिए, म्यांमार को, ठीक है? तो बोलेगा किन-किन क्षेत्रों में बातचीत चल रहा है? वाणिज्य के बारे में चर्चा कर दीजिएगा, बुनियादी ढांचा के बारे में, क्षमता निर्माण, वित्त, आवास, अपराध की जांच, समुद्री यातायात निगरानी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य हो गया, एआई हो गया, इन तमाम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत हुआ। ठीक है? मॉरिशस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंद महासागर में जो चाइना यहाँ पे जो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है ना, उसको संतुलन करने के लिए मॉरिशस का साथ चाहिए। फिर ग्लोबल साउथ के जो में भारत और मॉरिशस दोनों हैं, तो उनको अपने ग्लोबल साउथ के जरिए अपने संबंधों को मजबूत करने में मॉरिशस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये पड़ोस नीति याद रखिएगा, भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को या पड़ोसियों के साथ अपने मजबूती करने के लिए ना, भारत जो है ना, प्रथम पड़ोस नीति, एक्ट ईस्ट नीति हो गया, ठीक है, महासागर हो गया, तो इन तमाम चीजों का आप जिक्र करेंगे। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, तो महिलाओं के बारे में ये आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है? महिलाओं का जो वित्तीय भागीदारी है, मतलब जैसे कि आप इन्वेस्ट करने में महिलाओं की जो भागीदारी है, लगभग 22% देखा गया है, जो काफी सराहनीय कदम है। अब महिलाएं जो है ना, वित्तीय स्वतंत्रता हो रही है, मतलब निवेश को लेकर जो जोखिम भरा निर्णय होता है ना, उसको खुद ले रही है वो। अब वो उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। क्लियर है? जो पारंपरिक जो बचत करने का जो तरीका था ना, जो आपने देखा होगा एड में या मम्मी लोग भी क्या करती है घर में कि इधर मतलब अपने पैसे को जो सेविंग करती है वो किसी डब्बे में रख देती है, ताकि जो इमरजेंसी का टाइम आया तो उस समय जो हमें काफी हेल्प करे। तो इस तरह का जो पारंपरिक जो तकनीक था सेव करने का, उससे निकलकर अब महिलाएं जो है इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आई है, ठीक है? उसमें महिलाओं का भागीदारी 22% है। लेकिन फिर भी चैलेंजेस क्या बना हुआ है, क्योंकि कार्यस्थल पर जो महिलाओं को जो वेतन मिलता है ना, वो काफी मतलब उसमें गैप देखा जाता है। जो काम पुरुष कर रहे हैं, जो काम महिला कर रही है, महिलाओं को कम मिलता है। ये चीज सही नहीं है। दूसरा कि जो वर्क कर रहे हैं वहां पे, जिस जगह पे, वहां पे स्वच्छता को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पे आधारभूत संरचना का कमी देखा जाता है। तो यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो देखिए, ये कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है ना, ये यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में कई दफा पूछ लिया गया है हर एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा ये जगह, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को ले लिया। मैं ले नहीं रहा था, लेकिन मैंने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार,
तो यहाँ से क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है। ओके, तो कंबोडिया में कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट मंदिर। और वहां पे अभी जो है ना बुद्ध का प्रतिमा मिला, भगवान बुद्ध का प्रतिमा मिला है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा आप। देखिए, भारत में लैंगिक भेदभाव बांटने का अनुभव साझा कर, भारत जो है ना महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो गैप है उसको कमी करने के लिए, बांटने के लिए भारत सरकार ने कई योजना निकाला। जैसे कि आपने 106 अभी चर्चा कीजिएगा, आर्टिकल 15 हमारे, आर्टिकल 14 के बारे में जिक्र कीजिएगा, आर्टिकल 16 के बारे में जिक्र कीजिएगा। ओके, और महिलाओं से जुड़ा हुआ कौन सा प्रावधान है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 42 में जिक्र कीजिएगा। फिर महिलाओं से विशाखा गाइडलाइन याद रखिएगा। और बिहार के अगर प्रयास के बारे में बात करें तो 35% का नौकरियों में रिजर्वेशन है, सरकारी नौकरियों में 50% जो है आपका महिलाओं का जो यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है वहां पे आरक्षण दिया गया है। ये हो गया। 106 के बारे में हम लोग बात कर लिए। और भी क्या, कौन सा कदम उठाया गया महिलाओं के लिए? नेशनल विमेन कमीशन के बारे में बात कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है महिलाओं के उत्थान के लिए जो यहाँ पे लॉन्च किया गया। कौन सा स्कीम के बारे में पूछेगा तो स्टार्टअप, स्टैंड अप, ये सब हो गया। फिर मेक इन इंडिया के बारे में जिक्र कर दीजिएगा, जहाँ पे महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वक्त के बजट का अगर आप देखोगे बिहार का बजट में ना, तो महिलाओं के लिए काफी जो है अच्छे अच्छे कदम उठाए गए हैं। जो पुलिस होती है, महिलाएं पुलिस, उनके लिए आवास का सुविधा, जो 2 पहिया 3 पहिया खरीदते हैं तो उनको वहाँ पे अनुदान मिलेगा। महिलाओं के लिए जो है ना मोबाइल जिम का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए पिंक बस का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए जो यहाँ पे साक्षरता है उस पे यहाँ पे काम किया गया है। फिर बिहार का निश्चय 1 निश्चय 2 जो यहाँ पे है, 7 निश्चय 1 7 निश्चय 2, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है लिखने के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि जो श्रम जो है ना, जो श्रम में महिलाओं का भी भागीदारी बढ़ रहा है, 20% देखा गया। जैसे कि आप निर्माण का सेक्टर में देख लो, कारखाना में देख लो, खुदरा व्यापार में, तो महिलाओं का इजाफा हो रहा है। इसके पीछे क्या है? तो यहाँ इसके पीछे जो है महिलाओं को जो यहाँ पे लिटरेसी, जो उच्च शिक्षा है, महिलाओं को जो स्वास्थ्य शिक्षा मिल रहा है, महिलाओं को आधारभूत संरचनाएं मिल रही है, महिलाओं में जागरूकता बढ़ रहा है। तो इन कारणों से यहाँ पे महिलाओं का इजाफा देखा जा रहा है। ये हो गया साथ में। दूसरा देख लीजिए चुनौती क्या बना हुआ है, स्वच्छता को लेकर, और कार्यस्थल पे जो जो कठिनाई है उसको लेकर, फिर वेतन विसंगतियां, ये सब जो है ना महिलाओं के साथ परेशानी का सबब है। ये सब चीज। ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है? जिसमें श्रम का काम करना होता है, फिजिकली एक्टिविटी करना होता है, उसको ब्लू श्रम या ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। इसको याद रखेंगे आप। उसके बाद आइए यहाँ पे, अभी शाही जामा मस्जिद में पहुंची एएसआई की टीम। वहां पे कुछ हो रहा होगा काम, ठीक है, मस्जिद में। तो वहां पे सर्वे करने के लिए एएसआई पहुंची। यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, किस मंत्रालय के तहत आता है? संस्कृति मंत्रालय। इसको याद रखेंगे आप। तो ये तमाम फैक्ट था, हमने शेयर किया। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको। तो जो लोग जुड़े नहीं है जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, आज होली है और आप सभी को होली का जो है ना ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाला जो दिन हो वो आपके लिए हो, आपके प्रोस्पेरिटी के लिए हो, आपके लक्ष्य के लिए हो। बस हमारा और हमारे टीम की ओर से यही कामना रहेगा। धन्यवाद।